डियर स्टूडेंट, युवक भारती से एक नया पाठ निराला भाई। मैं अध्यापक विजय मोरे प्रस्तुत कर रहा हूँ अहमदनगर महाविद्यालय से। आज हम युवक भारती के निराला भाई इस संस्मरण की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में ये दूसरा पाठ है और इसी से संबंधित जानकारी हम हासिल कर रहे हैं। इस पाठ को जानने से पूर्व हम इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा की जानकारी सबसे पहले हासिल करेंगे। चलिए इस जानकारी की ओर चलते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। हिंदी साहित्य जगत में आप चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित है। आप जितनी सिद्धहस्त कवयित्री के रूप में चर्चित है, उतनी ही सफल गद्यकार के रूप में भी विख्यात है। मतलब कवयित्री के रूप में तो चर्चित है, लेकिन एक गद्यकार के रूप में या लेखक के रूप में भी आप पहचानी जाती है। आप छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ है। आपके लिखे रेखाचित्र काव्य सौंदर्य की अनुभूति कराते हैं, साथ ही साथ सामाजिक स्थितियों पर भी चोट कराते हैं। इसलिए वे काव्यात्मक रेखाचित्र हमारे मन पर अमीट छाप अंकित कर जाते हैं। कवि निराला ने आपको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, ये उपाधि दी है। तो हिंदी के कुछ आलोचकों ने आधुनिक मीरा की उपाधि से लेखिका महादेवी वर्मा को संबोधित किया। लेखिका महादेवी का निधन 1987 में हुआ। चलिए अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की ओर चलते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, सांध्यगीत, यामा इनका कविता संग्रह, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्य की आस्था आदि। अब विधा परिचय की ओर चलते हैं, जो कि आपके डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। विधा परिचय मतलब ये किस प्रकार का पाठ है, इस पाठ को क्या कहेंगे? तो ये इस पाठ को हम संस्मरण कहेंगे। संस्मरण एक साहित्य का प्रकार है। स्मृति अर्थात यादों के आधार पर किसी विषय अथवा व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहा जाता है। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है, उससे हम प्रभावित होते हैं। उन प्रसंगों को हम शब्दांकित करना चाहते हैं। ऐसे शब्दांकन को संस्मरण कहा जाता है। आपके डिस्प्ले में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उसमें जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है। ये घटनाएं शब्द यहाँ गलत प्रिंट है, तो उसे सुधार कर इस प्रकार समझ लेना है, घटनाएं होती है। ये संस्मरण सुनना चाहते। संस्मरण में लेखक जो कुछ देखता है, अनुभव करता है, उसी का चित्रण वह करता है। संस्मरण लगभग हिंदी के अधिक निकट होता है, हिंदी निबंध के अधिक निकट होता है। और लेखक इस संस्मरण में चारों बातों का वर्णन करता है। चलिए पाठ परिचय की ओर चलते हैं। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। वे आजीवन पक्कड़ बने रहे, अर्थात एक जुझारू। गरीबी में जीते रहे। उन्होंने अपने सगे संबंधियों से बिछड़ने का दुख सहा और उसे कविता में लिखा। आप आतिथ्य करने में चर्चित रहे। आतिथ्य करने में इनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था। हृदय भाव में तरलता ओतप्रेत थी। ये मानवता के पुजारी थे। इन्हीं गुणों को लेखिका ने इस संस्मरण ने चित्रित किया है। चलिए अब मैं इस संस्मरण की शुरुआत के परिच्छेद की ओर चलता हूँ। शुरुआत में जो परिच्छेद है वह आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 6 पर है और उसी 6 में से कुछ हिस्सा मैं आपके लिए यहाँ लिख आया हूँ और उसकी जानकारी हम अभी हासिल करेंगे। और बाकी बचे हुए जो आपके पाठ्य पुस्तक के परिच्छेद हैं या इस निराला भाई की कुछ अन्य परिच्छेद है, उसे हम समय समय पर जानते रहेंगे या बताते रहेंगे। शुरू करता हूँ मैं। एक युग बीत जाने पर मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी है।
उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गिले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाए। उड़ना तो दूर की बात है। यहाँ लेखिका महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरण की शुरुआत की है अपनी स्मृति के आधार पर। उनकी यादों में जो निराला जी का व्यक्तित्व है, उस निराला जी के व्यक्तित्व से संबंधित जानकारी यहाँ लिखी है। लेखिका कहती है, बहुत समय बीत गया और उस समय की बात मुझे अभी याद है, और वो बात जब भी मैं याद करती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये आंसू चाहे कितनी भी कोशिश की जाए सूखते ही नहीं। तो ऐसे ही घटना से शुरुआत कर रही है। लेखिका कहती है, उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुई निराला भाई से पूछ बैठी, आपकी किसी ने राखी नहीं बांधी? अवश्य उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियाँ लेकर घूमने वाले यजमान का चित्र था। पर आपने प्रश्न के उत्तर में मुझे क्षण भर चौंका दिया। ये घटना बताती है कि जब निराला भाई लेखिका से मिलने आए तो उनकी खाली कलाई देखकर लेखिका ने उसी दिन पूछा कि आपको राखी नहीं बांधी? सावन की पूर्णिमा थी, रक्षाबंधन का त्यौहार था। तो यूं ही अनायास से लेखिका ने पूछा था। निराला जी ने जवाब दिया था कि मेरे ऐसे भुक्कड़ या गरीब कंगाल आदमी को कौन राखी बांधेगा। इस प्रकार का उत्तर सुनकर लेखिका चौंक गई, आश्चर्य हुआ, और लेखिका ने उसी समय तय कर लिया कि नहीं, मुझे निराला जी को राखी बांधनी ही पड़ेगी। और फिर उन्होंने उन्हें राखी बांध दी, अर्थात जो चुनौती दी थी उसे स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद भाई बहन का रिश्ता बना लिया। परिचित में इस प्रकार यह लिखा है, कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ भाई को राखी बनवाएगी। मैं उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा या चुनौती समझ में आती है। यह कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के अभाव से ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा मिली। अभिषेक करना अर्थात पूजा करना। जिसने दिव्य वर्ण गंध वाले मधुगीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की, और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसी कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया। दिन रात के पंगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत के आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्रकथाएं आग डाली जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव की जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है। पर उन सबको संभाल सके ऐसा चित्राधार पा लेना सहज नहीं। लेखिका ने कहा कि निराला जी के जीवन से संबंधित ऐसी कई घटनाएं हैं कि उन घटनाओं को संजो कर रखा जाए, उनका चित्र बनाया जाए तो उन चित्रों को संभाल कर रखने के लिए स्टैंड भी नहीं है या कोई आधार भी नहीं है। लेकिन फिर भी लेखिका उन स्मृतियों के आधार पर उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें, कुछ यादें यहाँ प्रस्तुत करती है। एक घटना लेखिका बताती है उनके अस्त व्यस्त जीवन के बारे में। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का मुझे आज भी हंसी आती है। एक बार अपनी निर्बंध मुक्त उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया था। निराला जी अस्त व्यस्त रहते थे। लेखिका बार बार उन्हें समझाती थी कि अपने जीवन को ज़रा व्यवस्थित बनाओ। बहुत कुछ कहने के बाद एक बार निराला जी ने वचन दे दिया कि नहीं, अब मैं व्यवस्थित रहने का प्रयास करूँगा। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। वो पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है वे जानते हैं कि ये कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर अर्थात कठिन कार्य है। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, न मुझे सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं। और इस प्रकार एक विचित्र रस्साकशी में 3 दिन बीतते रहे। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में से 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को 0 पाने वाले में श्रेष्ठ मानेगा। अस्तु का अर्थ या जैसे भी हो। अस्तु मतलब जैसे वो नमक से लेकर नापित शब्द का अर्थ है नाई अब तक,
और चप्पल से लेकर मकान की किराए तक का जो भी अनुमान पत्र बजट आय व्यय का अनुमान इसका अर्थ है मैंने बनाया, वह जब निराला जी को पसंद आया तब पहली बार अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर मुझे गर्व हुआ। लेकिन दूसरे दिन मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। वे सवेरे ही पहुँचे और रुपये मांगे। लेखिका महादेवी वर्मा ने बताया कि कहीं से उन्हें 300 रुपये मिल गए थे और 300 रुपये लेखिका के पास देखकर उन्होंने कहा कि मेरा बजट बना लो कि ये मैं पैसे कैसे खर्च करूं। लेखिका कहती है मैंने उन 300 रुपये का हिसाब किताब या बजट बना लिया कि किस प्रकार किस चीज़ के लिए पैसे खर्च करने। लेखिका इस संबंध में कहती है कि मैंने निराला भाई जी के 300 रुपये का बजट बनाया और उस दिन मुझे ये पता चला कि मैं अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान रखती हूँ। वैसे तो थोड़ा बहुत जानने वाला अपने आप को होशियार ही मानता है। लेखिका ने यह उदाहरण दिया कि परीक्षा या प्रतियोगिता में 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को 0 अंक पाने वाले से श्रेष्ठ मानता है। उसी प्रकार लेखिका को भी लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी अर्थशास्त्र की जानकारी के आधार पर जो बजट बनाया था वो बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरे दिन ये अनुमान पत्र व्यर्थ सिद्ध होने लगा, अर्थात लेखिका का कार्य व्यर्थ सिद्ध होने लगा। क्यों? क्योंकि जो पैसा जिस हिसाब से लेखिका ने रखे थे उस हिसाब से तो निराला भाई जी ने या निराला जी ने खर्च नहीं किए। अपने ही ढंग से अपने ही मन से वो पैसे खर्च करते गए। तो दूसरे दिन लेखिका के पास आकर कहने लगे कि किसी विद्यार्थी को 50 रुपये चाहिए, परीक्षा शुल्क फीस जमा करना है, जबकि लेखिका के अनुमान पत्र में ये नहीं था, अन्यथा वो परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 रुपये देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 रुपये का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत अर्थात मृत्युलोक को प्राप्त व्यक्ति दिवंगत मित्र की भतीजे के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। सारांश यह है कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और तब उनकी व्यवस्था के नाते ये दान मेरे खाते में या मेरे हिस्से में आ पड़ा। मतलब 300 रुपये तो इस प्रकार खर्च हो गए, जो बाकी बचे अधिक खर्च करना पड़ा था वो लेखिका को अपनी जेब से डालना पड़ा। तो इस प्रकार निराला जी ने जो 300 रुपये थे वो अलग अलग ढंग से खरीदी किए, किसी विद्यार्थी को दे दिए, शाम होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 रुपये दे दिए, लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 रुपये का मनी ऑर्डर करा दिया, किसी दिवंगत मित्र की भतीजे के विवाह के लिए उन्होंने पैसे दिए और इस प्रकार उन्होंने ये पैसे देकर अपने 300 रुपये खर्च कर दिए। यहाँ इस परिच्छेद में आकलन पर एक त्रुटि आ सकती है कि निराला जी ने अपने 300 रुपये किस प्रकार खर्च किए। तो एक एक करके आप लिख सकते हैं। तो अगली परिच्छेद की अगली बात की ओर चलते। एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे ऑर्डरदानी अर्थात उदारतापूर्वक खर्च करने वाले को रोका ना जाए तो ये मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचा कर दम लेंगे। तब से फिर कभी उनका बजट बनाना मैंने सोचा ही नहीं। लेखिका कहती है मुझे ऐसे उदारशील व्यक्ति को रोकना चाहिए और ऐसा रोकना उचित ही था, क्योंकि उन्हें रोका ना जाए तो एक दिन ये उदार व्यक्ति लेखिका को भी कंगाल बना सकता था। इसलिए लेखिका ने तय किया कि आगे से कभी भी उनके बजट के बारे में नहीं सोचेंगे। चलिए अब इसी परिच्छेद तक आकर हम रुकते हैं। बाकी परिच्छेद और बाकी परिच्छेद की जानकारी हम अगले हिस्से में अगले भाग में लेंगे। अब इस परिच्छेद पर कौन कौन सी कृतियाँ बन सकती है, तो पहले आकलन कृति पर चलिए। आकलन कृति में आप बना सकते हैं या इस पर प्रश्न हो सकता है या कृति हो सकती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो परिच्छेद है उस परिच्छेद की पंक्तियाँ उन पंक्तियों को उठाना है और उसमें से कुछ शब्दार्थ नहीं है उन्हें वहाँ पर शब्द डालने। एक पहली पंक्ति है, एक युग बीत जाने पर भी मेरी डैश से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी है। दूसरी पंक्ति है, दिन रात के पंगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत के आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक खाली जगह यहाँ आपको परिचित पढ़कर लिखना है। जिसने दिव्य वर्ण गंध, यहाँ पर भी आपको उचित शब्द चुनकर लिखना है। ऐसा ही एक खाली जगह है, पा लेना सहज नहीं,
यहाँ पर भी आपको एक उचित शब्द लिखना है। आगे की ओर चलते, शब्द संपदा में क्या हो सकता है? वचन परिवर्तन कीजिए। जैसे कि शब्द इस परिचित में आए रेखा, इसका वचन परिवर्तन कर सकते हैं रेखाएं, बहाना का बहाने, चुनौती का चुनौतियाँ, राखी का राखियाँ। परिच्छेद में कुछ शब्द है उससे समानार्थी शब्द भी लिख सकते हैं, जैसे स्मृति के लिए याद, भुक्कड़ के लिए कंगाल, स्वेद के लिए पर्यायवाची शब्द बनता है पसीना, अर्चना के लिए शब्द बनता है पूजा। अभिव्यक्ति में इस परिच्छेद पर क्या आकृति बन सकती है? तो रक्षाबंधन इस त्यौहार की जानकारी अपने शब्दों में लिखिए, या भाई बहन के रिश्ते, पवित्र रिश्ते पर अपने विचार लिखिए। इस प्रकार इस परिचय से आप अभिव्यक्ति दे सकते हैं। ये अभिव्यक्ति आपकी खुद की होनी चाहिए, मतलब खुद के आपके स्वतंत्र विचार हो सकते हैं। और अन्य कृतियाँ भी बन सकती है कि जैसे पहले ही मैंने बताया था कि निराला जी के रूप इस प्रकार समाप्त हो गए। ये रुपए किस ढंग से समाप्त हो गए, इससे संबंधित जानकारी आपको लिखनी है। चलिए आज के लिए हम विराम लेते हैं। अगली बार अगले हिस्से में हम ऐसे निराला भाई पाठ से संबंधित जानकारी अलग अलग परिचय से प्राप्त करते रहेंगे और जानकारी हासिल करते रहेंगे।